हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपना सेल्फी वीडियो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के जरिए अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों ने भी मुझे सुझाव दिया है उनके बारे में भी बातचीत करूंगी। और पहले से ही मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो हो सकता है कि 1 घंटे तक का चला जाए, तो प्लीज़ बेयर कीजिएगा, लेकिन सुनिएगा। कुछ तथ्यों का खुलासा मैं इस वीडियो के ज़रिए करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स विथ माय ब्लैक टी विथ लेमन, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और ये हमेशा मेरा फेवरेट रहा है। मैं तकरीबन 2013 और 14 से मेरा ये सेल्फी वीडियो का जो ये सिलसिला मैंने शुरू किया था। बस ऐसे ही दिमाग में क्लिक किया। किसी पॉइंट पे खास मुद्दे को लेके मैं बात नहीं कर पाती थी। मैं किसी मुद्दे से शुरू करती थी, फिर दूसरे मुद्दे पे चली जाती थी। तरह तरह के मुद्दों पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो मेरे फेसबुक पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। मैंने तकरीबन उस वक्त अपने सारे वीडियोस में, क्योंकि मैं खुद बॉलीवुड से जुड़ी हूँ, 1989 से मैं बॉलीवुड में आकर काम कर रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैंने उन वीडियोस में कुछ बातें, कुछ कड़वी सच्चाई, कुछ हार्श रियलिटी बॉलीवुड के बारे में मैं बताती रहती थी। लेकिन बात क्या हो गई मालूम है, मेरी उन बातों पर बहुत कम लोगों ने यकीन किया, या कुछ बहुत ही कम लोगों ने उस पर गौर फरमाया। और लोग ये सोचते थे, क्योंकि तकरीबन मुझे 30 साल होने को है और मेरी उपलब्धियां कोई खास नहीं है बॉलीवुड में, अगर देखा जाए तो मतलब परिप्रेक्ष्य में सफलता का जो एक ये होता है, क्या कहते हैं, एक जो होता है लेवल होता है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहीं फिट नहीं बैठती हूँ। तो मेरी बातों पर लोगों ने गौर नहीं किया। गौर किया तो लोगों ने मुझे सिर्फ यही बोला कि मैं जेलस हूँ, मैं जलन के मारे बोलती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाई, तो मैं ये सब अपनी कमियों को ढकने के लिए मैं ये बातें बोलती हूँ। या वही बातें हो जाती ना, अंगूर खट्टे वाली मिसाल मुझ पर बोला गया, बहुत कुछ बोला गया। और जो लोग इस बारे में जानते थे वो मेरी बातों पर यकीन करते थे, और कुछ लोगों ने जाना भी। मैंने उस वक्त बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी, आप लोगों ने गौर नहीं किया। अगर मेरे पुराने वीडियोस को आप लोग देखना शुरू करेंगे तो उसमें आपको वो सारी बातें मिलेगी। देखिए, मैं अपने परिप्रेक्ष्य में ही इस बात को लेकर चलूंगी। मैं अपने ही तक ज़्यादातर मैं कॉन्टेक्स्ट में रहूंगी। जब हम लोग 1989 में मुंबई शिफ्ट हुए और मैंने बॉलीवुड में अभिनय का कैरियर चूज किया, तो जब हम रांची जैसे एक छोटे शहर से आ रहे थे, क्योंकि रांची में मैंने रांची ड्रामा, फिर रांची दूरदर्शन, रांची आकाशवाणी, फिर रांची के जितने केबल एड्स, वहाँ के सरकारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में इतना काम कर लिया था कि वो उस वक्त का एक लास्ट स्टेज था। उसके बाद मेरे लिए रांची जैसे शहर में और कोई काम करने लायक काम नहीं था। वही सब, मुझे एक वाइड जगह चाहिए था। और मेरे पापा चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। मैं वो डिजर्व भी करती थी, बन भी जाती। और मेरी मम्मी चाहती थी कि जब बेटी ये बोल रही हैं तो एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर उस वक्त डिसाइड किया गया कि क्या क्या मैं दिल्ली जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करूं, NSD, या फिर मैं मुंबई आ जाऊं। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि नहीं, NSD नहीं जाना है, डायरेक्ट ही मुंबई आना है। और देवानंद साहब, मतलब देव साहब ने बोला कि आप डायरेक्ट ही यहाँ पे स्ट्रगल शुरू करो। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। वो बहुत एनकरेजिंग पर्सन थे, बहुत ही एक पॉजिटिव ऑरा के साथ वो जिंदगी जीते थे। सच में जिसको एक एवरग्रीन, और सच में जिसको स्टार कहा जाता है। सबके साथ मिलना, सबके साथ फोटोग्राफ्स खींचना, सबके साथ बहुत अदब से पेश आना, वो पर्सन को मैं देखती थी। वो सच अ लवली पर्सन। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो हम आ गए मुंबई।
मुंबई आने के बाद क्योंकि मेरे पापा एजी बिहार में थे, तब रांची झारखंड में नहीं था, रांची तब बिहार में ही था, तो उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और बहुत मशक्क़त के बाद उनका ट्रांसफ़र एजी मुंबई में हुआ। तो उस वक्त जब हम लोग रांची से मुंबई आने लगे तो मेरी बुआ को, जो मेरी बुआ वहाँ पे हैं, मीनोती बुआ, वो लोग अभी भी रांची में ही रहते हैं, उनको कहा गया कि वो गांगुली के परिवार तो गया है मुंबई, तब मुंबई नहीं था, बॉम्बे था, तो उनके लिए घर वर देख के रखो। अब वो लोग तो यहाँ बंगला बेच के गए हैं, अब बेटी को पता नहीं लेके गए, बहुत कुछ सोचते हैं, तो वो देखो वापस आ जाएंगे, तो उनके लिए घर वर देख के रखना किराए का। तो ऐसी बातें करते थे। फिर यहाँ आने के बाद पापा को सेंट्रल गवर्नमेंट सीजेस का जो एंटॉप हिल में फ्लैट मिला रहने के लिए हमें, और फिर हमारी स्ट्रगल शुरू हुई, सब कुछ हुई। स्ट्रगल के दौरान हुआ यूं कि मुझे राजश्री के गुप्ता जी ने राजश्री फिल्म्स के गुप्ता जी ने हम लोगों को के नारायण जी के पास भेजा। के नारायण जी जिन्होंने जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थेव, विक्टोरिया नंबर 203, गीता मेरा नाम वगैरह वगैरह बहुत सारी जुबली हिट फिल्में दी हैं। वो उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे और वो उस वक्त के उभरते हुए जो स्टार्स थे उनको लेकर काम कर रहे थे। मेरा इशारा काफ़ी है आप लोगों के लिए समझने के लिए। और मैं उनके घर में काफ़ी उन उभरते हुए स्टार्स को आते जाते देखती थी और उन्होंने मुझे उस वक्त साइन किया था। मैं उनके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में थी कि मैं उनके इजाज़त के बगैर कहीं बाहर काम नहीं कर सकती थी। और उस वक्त मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफर्स मिले, और लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया और मैं कर नहीं पाई। चलिए, मैं सोच रही थी कि मेरा अच्छा होगा, और के नारायण साहब जब स्टोरी लिखते थे तो वो लिखते नहीं थे, वो नैरेट करते। जो के नारायण साहब को जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनको पता होगा कि वो नैरेट करते हैं और लिखता कोई और है। तो वो नैरेट करते थे, मैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये सब मैं उनके लिए लिखती थी हिंदी में। और मुझे ऐसे ही लिखने का शौक शुरू से था, नाटक वगैरह मैं लिखती ही थी रांची में, तो मुझे अच्छा लगा और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जो कमर्शियल स्क्रीन प्ले जो होता है फिल्मों का, कमर्शियल स्क्रीन प्ले, किस तरह डायलॉग्स होते हैं, किस तरह चेंजेस आते हैं, किस तरह हम वन लाइन बनाते हैं, फिर किस तरह हम स्क्रीन प्ले लिखते हैं। उनकी आदत थी कि वो पहले क्लाइमेक्स लिखते थे, फिर इंटरवल पे आते थे, फिर आगे जाते थे। तो बहुत सारी चीजें मैं ये 3 साल के दौरान मैंने सीखा, और लिटरली इस 3 साल के दौरान मैंने कुछ नहीं किया। फिर किसी कारणवश वो मुझे बाहर फिल्में भी साइन नहीं करने देते थे। मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते थे बड़े बैनर से, उन्होंने मुझे साइन नहीं करने दिया। फिर किसी कारणवश उनका वो फिल्म मुहूर्त होने के बाद भी फिल्म में टेक ओवर नहीं किया, और तब तक उन्होंने मेरे पापा से रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपकी बेटी का कैरियर बना रहा हूँ, तो मेरे बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो आप जरा उनकी मदद कर दीजिए। तो मेरे पापा ने सोचा चलो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, एक म्यूचुअल जब सब कुछ बन गया है तो उनका ये जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कर देता हूँ। बेटे का एडमिशन पापा ने अपने सोर्स लगाकर इंजीनियरिंग में बगैर पैसे, बगैर डोनेशन का उन्होंने करवा दिया, और बेटी का भी, और उन दोनों की पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने तकरीबन जो मेरी हायर स्टडीज़ के लिए उन्होंने पैसे रखे थे वो उनको पूरा तोड़ के दे दिया। और भी उन्होंने प्रोविडेंट फंड वगैरह और अपने दोस्तों से पैसे वगैरह लेके तकरीबन उस समय उन्होंने 7 से 8 लाख रुपए दिए थे, और उन्होंने कहा था कि ये पैसे हम लौटा देंगे। इतने साल हो गए हैं, पैसे उन्होंने अभी तक नहीं लौटाए, और उनके बच्चे अब्रॉड में सेटल्ड है। जब बच्चों से बोला गया, मांगा गया, तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं, दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे बाप ने लिया था। तो बात तो बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैं उतनी भी छोटी नहीं थी कि मैं जानती नहीं थी। फिर जब ये सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़ा मनमुटाव हो गया, पैसे भी मेरे डैडी के चले गए, और उसका डैडी ने जो लोन लिया था लोगों से पर्सनल, उसका ब्याज भरते भरते बहुत हालत ख़राब हो गई। वो एक अच्छा खासा अमाउंट बन गया, 7.5 लाख का, उसका अमाउंट काफ़ी आगे चला गया। मेरे हायर स्टडीज़ के पैसे भी चले गए उनके पास। तो अब हुआ यूँ कि कुछ करना है, काम करना है, तो मैंने इंग्लिश में MA किया, मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया मैंने डिस्टेंस में, क्योंकि मैंने सोचा कि अब मैं मॉडलिंग और सीरियल और बाहर की फिल्मों के लिए ट्राई करती हूँ।
तो मैंने ट्राई करना शुरू कर दिया। मुझे मॉडलिंग के छोटे मोटे अच्छे ऑफर्स आने लगे, मेरी सहेली, मनोरमा वगैरह। मैंने शुरू से ही अपना इमेज इंडियन ही रखा, तो मैं मनोरमा, मैं साड़ी, सलवार सूट और एक हद तक वेस्टर्न ड्रेसेस में करती थी। मैं कभी स्विमिंग ड्रेस या नाइट सूट या डेबोनियर वगैरह के कवर पेज पे नहीं आई। मैंने फेमिना के लिए कवर पेज की गर्ल बनी, मैं मुझ जैसी एक छोटी सी शहर की लड़की। मैं मनोरमा, फिर मेरी सहेली, और अभी बहुत अच्छी अच्छी गृह शोभा वगैरह जो मैगजीन्स आती है, अभी भी आती हैं अगर आप लोगों को याद है, तो मैं उसके लिए मेरे फोटोग्राफ्स जाते थे, मैं उनके लिए मॉडलिंग करती थी साड़ी सलवार। और मैंने काफी अच्छे मतलब एड के बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। मैंने लक्स का एड किया, मेरा पहला एड कुंदन शाह जी के साथ था, बैकपाइपर विस्की का, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने तब्बू के साथ लक्स का एड किया। बट क्या था, इन सब चीजों में मेरे को पैसे बहुत कम मिलते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका जो हमारे जैसे मध्य वर्गीय लोग नहीं कर सकते। हमारा जमीर कसोटता है। कोई नहीं, मैंने क्राउड में भी मॉडलिंग की। एक टाइम पे ऐसा है कि मैं क्राउड मॉडलिंग भी करती थी, ऐसा कुछ नहीं। और मैं उस बीच में से चुनी जाती थी, तो मैंने लूना का मोपेड का ऐड किया फरहा खान के साथ, और मैंने बड़े बड़े प्रहलाद कक्कड़ एंड एवरी बड़े बड़े लोगों के साथ, और क्योंकि मैं अंटॉप हिल रहती थी वडाला, तो वो महालक्ष्मी स्टूडियो बहुत नजदीक था, तो कभी भी ऐड का शूट आ जाता था, तो मुझे वो लोग एक मतलब आधे घंटे के इंटरवल पे मुझे लैंडलाइन पे फोन करते थे घर पे, तब पेजर भी हुआ करता था और मैं फट से पहुंच जाती थी। तो मैं कभी वही एड्स, कभी जो एक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके एड्स बांग्लादेश के लिए अलग बनता है, श्रीलंका के लिए अलग बनता है, नेपाल के लिए अलग बनता है, तो वो सारे एड्स मैं करती थी। प्रिंट शूट्स करती थी, मैं मेडिकल जर्नल्स के लिए करती थी, जैसे किसी सिरप का हो गया, ऐसे करके माही में वो घर घर पे एड्स होते थे। तो इस तरह का काम मैं करती रही। फिर मैं सीरियल में आई तहकीकात से, और तहकीकात किया मैंने। फिर मैंने मंजू सिंह के साथ काम किया, मैंने सीरियल के सारे क्रीम लोगों के साथ काम किया। बट मैं उस बीच मुझे फिल्म्स के ऑफर आने लगे, मुझे एग्रीमेंट्स अच्छे अच्छे मिले, बड़े बैनर्स की फिल्म मिले, ऐसे बड़े बैनर्स की फिल्म मिले जिसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी। बाद में मेरे पापा से ये कहा गया कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो ठीक, नहीं तो मैं फलाने की बेटी या फलाने की भांजी वगैरह को ले लेंगे। ऐसे करके मुझे तकरीबन मैं 6 प्रोजेक्ट्स में फाइनल होने के बाद निकल गई। उसके बाद मुझे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए गए जिसमें अच्छे खासे पैसे मुझे मिल रहे थे, मुझे फ्लैट मिल रहा था, घर मिल रहा था 4 बंगलोज में। मतलब बॉन एक बहुत ही पॉश इलाका है, सबको पता है, वहां पे मुझे मिल रहा था घर, नौकर चाकर, और उसके साथ एक मतलब एक अंडर टेबल ये आया, क्या कहते हैं, टर्म्स की मैं अपने माँ बाप के साथ रह नहीं सकती, और जब चाहेंगे तो आके मिल सकते हैं, और वो जो बोलेंगे मुझे सुनना है। लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं किए बाद में वो किसी ने किए, तो सारे सुपरहिट है। उस वक्त मुझे कहा गया था, लिटरली कहा गया था कि रजनीका तुम गलती कर रही हो, तुम पीछे रह जाओगी, तुम्हारे साथ जो लड़कियां ये और फिल्में साइन कर रही है वो आगे निकल जाएगी, फिर तुम क्या करोगी बाद में, जब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगी, फिर तुम करने लग जाओगी, या तुम शादी करके चली जाओगी, बच्चे पैदा कर लोगी, फिर तुम गुम हो जाओगी, तुम्हारा टैलेंट ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। लेकिन उन टर्म्स के पीछे कैसा था, एक तो माँ बाप के साथ छोड़ के तो रहना ही है, और मुझे वो जहां बोलेंगे मुझे जाना है, मुझसे जो करवाएंगे मुझे करना है। उसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, मुझसे बहुत कुछ गलत काम करवाया जा सकता था एक स्टेटस देकर, मैंने नहीं किया। मुझे बोला गया देखो तुम्हारे साथ जो आई है लड़कियां वो तुमसे आगे निकल जाएगी। लिटरली वो लोग आगे निकल गई, दिव्या भारती, ममता कुलकर्णी, आप लोग सब जानते हैं, बट कहाँ हैं वो दोनों आज, सोच कर देखिएगा। मैं यही हूँ, मैं पढ़ी रही, मैंने मालूम, मैं आप लोगों को लिटरली बताती हूँ, मैं बहुत कम पैसे में सीरियल्स और मॉडलिंग करती थी। अब मैंने कुछ कमाया नहीं बॉलीवुड से, बट हाँ एक चीज मैं मानती हूँ, अगर आप वो सब टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, आप उधर जाएंगे तो होगा। आपको सब कुछ बड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप उस ट्रैप में पड़ेंगे तो ट्रैप के बाद आप उलझते जाएंगे। मैं भी यंग थी ना, ऐसा थोड़ी कि मैं अभी जो उम्र है उस वक्त भी मैं वही थी, तो क्या लोग मेरे पीछे लाइन नहीं मारते थे? मैं अफेयर्स नहीं पाल सकती थी, मैंने कभी अफेयर पाला ही नहीं।
जिससे मैंने प्यार किया सुदीप डी मुखर्जी, उसी से मैंने शादी की। मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ की बेटी हूँ, मैं हिंदू ब्राह्मण की बेटी गांगुली, और मैंने हिंदू ब्राह्मण के लड़के से ही शादी की, मुखर्जी। सो मैं रजनिका गांगुली मुखर्जी लिखती हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे पति भी इस लाइन से हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मशक्कत करके अपने आप को इस लाइन के सारे चीज़ों से और सारे लालच से दूर रखा। उनके टाइम के सारे लोग बड़े डायरेक्टर बन के आज सब घर बैठे हैं, वो नहीं बन पाए। तो बहुत सारी चीज़ें उनको भी करना था, वो नहीं कर पाए। जमींदार खानदान के बेटे, उनका जमीर का सोचता था, या उनकी परवरिश वैसे नहीं थी कि भाई ये कर लो, वो कर लो, इसको सप्लाई दे दो, उसके कर लो, उसके साथ रह लो। वो उनसे हुआ नहीं। वो शराब नहीं पी पाते थे, तो वो ऐसे ही मिसफिट है। लेकिन उन्होंने अपने आप को बचा के रखा, मैंने भी अपने आप को बचा के रखा। तो दो अपने आप को बचा के रखने वालों के बीच में शादी हुई। 2000 में मेरी शादी हुई। तब मैं उसके शादी से पहले मैं बालाजी का बंधन करती थी सीरियल। वहीं से शुरू हुआ 90 दिन का पेमेंट स्ट्रक्चर। उस वक्त मैंने इस बात पर अपोज किया था कि 90 दिन का पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, बट उस वक्त किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जो अभी लोग 90 दिन की बात करके जो हो हल्ला कर रहे हैं, उस वक्त किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो लिटरली मुझे सीरियल लाइन से भी क्विट करना पड़ा। तो मैं डबिंग में आ गई। डबिंग में भी बहुत सारे बहुत सारे मशक्कत है। अभी भी डबिंग में मैं इतनी सीनियर, मतलब 20 साल हो गए मुझे डबिंग में। मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, सबको पता है कि मैं बहुत अच्छी डबिंग करती हूँ, बट पेमेंट वाइज मुझे कभी कुछ नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे भी मैं वो नहीं कर पाई, मैं लॉबी में नहीं घुस पाई, क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीती हूँ, मैं रेप पार्टीज नहीं जाती हूँ, हमारे घर में वो कल्चर नहीं है। तो मैं उनमें मिसफिट हो गई। तो मुझे जहाँ पे मैं डिजर्व करूँ कि मुझे 15,000 पेमेंट मिलना चाहिए, मुझे 1500 मिलता है। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, जो सच्चाई है। तो बहुत कुछ होने के बाद हम लोग ने डबिंग, फिल्मों की डबिंग करवाई, सब कुछ करवाई। वहां भी अंत, मतलब वहां का टॉप लेवल देख लिया मैंने। डॉन नंबर 1 की डबिंग डायरेक्टर मैं हूँ, और उसमें जो हीरोइन है अनुष्का शेट्टी, उसकी डबिंग मैंने की थी। और उस फिल्म के जो टेक्निकल डायरेक्टर थे वो सुदीप थे। और इतनी सारी फिल्में, कम से कम 750 फिल्मों की डबिंग मैंने कराई है, साउथ टू हिंदी। एक टाइम पे 18 स्टूडियो में मेरा काम चलता था। मेरे काम के साथ सैबोटेज कर दिया गया, मेरे पेमेंट्स रोक दिए गए, और बमुश्किल मैंने लोगों के पेमेंट्स क्लियर किए। अभी भी मुझे कुछ लोगों को पेमेंट देना है, तो मैं कभी कभार उनका काम करके एडजस्ट कर देती हूँ, या कभी कहीं से पैसे आते हैं तो मैं उनके पुराने पेमेंट्स क्लियर करती रहती हूँ। इस बीच मेरी नई गाड़ी चोरी हुई। 2007 में टाटा सुमो विक्टा एसी गाड़ी थी, और जिस दिन मेरी गाड़ी चोरी हुई उस दिन मैं कार्गो से बीटा टेप्स, शायद आपको मालूम, आप लोगों को पता नहीं हुआ, जिनको पता है फिल्म लाइन में, बीटा टेप्स के सामान थे। और जो चेन्नई से उसका टेलीसिने और कलर करेक्शन होकर आया था डबिंग के, वो तकरीबन वो 25 लाख का उसका कीमत था। और मैंने कुछ साउंड एंड विजन स्टूडियो है गोरेगांव, वहां से हम लोगों ने कुछ साउंड का बैकअप लिया था। वो सारे सीडीज वगैरह उस गाड़ी में रखी हुई थी। और गाड़ी का उसी दिन हम लोग काम कर रहे थे। खान स्टूडियो नाम का एक स्टूडियो है मेगा मॉल के ऑपोजिट में, लकी बिरयानी के ऊपर। सुबह आए तो देखा गाड़ी नहीं, गाड़ी चोरी हो गई, 25 लाख का सामान गया। रिपोर्ट की, ड्राइवर तो अपने साथ ही था तो उस पर शक गया नहीं। 25 लाख का सामान जो लोगों का था वो भरते भरते हमारी हालत बहुत खराब हो गई। हम लोगों ने एक एक पाई पैसा चुकाया लोगों का। गाड़ी का डाउन पेमेंट गया, गाड़ी के 6 महीने का जो मैं 18,000 रुपये करके भरती थी वो गया। इंश्योरेंस नहीं मिला मुझे, बाद में पता नहीं बैंक वालों ने आपस में क्या कर लिया, उसकी एक मुझे बहुत प्रेशराइज कर दिया गया, मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मैं अभी भी ब्लैकलिस्ट हूँ उस केस को लेकर अभी भी। और उस वक्त कुछ लोगों ने हम लोगों को बोला था कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी खुद चोरी करके बेच दी है। अरे बेवकूफों, गाड़ी अगर हमने चोरी करनी थी तो गाड़ी के अंदर जो सामान था 25 लाख का वो ना निकाल लेते। तो दैट वेज गोज। उसके बाद मतलब मैं झेलते एक झेलने की ना, मतलब जो झेलने की जो बात होती है वो बहुत ज्यादा हो गई। उसके बाद फिर से 2013 से मैंने एक्टिंग की काम शुरू की। फिरोज भाई हैं, भोजपुरी फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर और कैमरामैन है फिरोज खान, बहुत सज्जन इंसान है। उन्होंने मुझे रिहाई नाम की फिल्म में रेफर किया। उसमें मैंने निरहुआ और आदित्य ओझा वगैरह के साथ काम किया। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भोजपुरी की काफ़ी डबिंग करती हूँ, तो भोजपुरी वाले लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं
वो लोग बहुत मुझे सम्मान देते हैं। वहीं से शुरू की। फिर उस दौरान फेसबुक के जरिए मनोज श्रीवास्तव जी नाम के एक सज्जन व्यक्ति हैं, भोपाल के रहने वाले मनोज भैया, उन्होंने एक फिल्म ऑफर की सुदीप को, नीडर द फियरलेस, हिंदी छोटे बजट की फिल्म थी जो मध्य प्रदेश में ही शूट हुआ था, मुल्तई में। अब हालत देखिए, हम कल शूट के लिए निकलने वाले हैं और आज मेरी माँ का देहांत हो जाता है। मेरी मम्मी, और उसके एक दिन पहले मेरे पापा हॉस्पिटल से वापस आए थे। मम्मी पापा भी साथ में जाने वाले थे शूट पे। उस वक्त पापा ने कहा कि एक काम करो, जो भी करना है आज कर लो, शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हम तुम लोगों के पीछे 100 लोगों का यूनिट खड़ा है, उनका काम नहीं रुकना चाहिए। मैंने माँ को मुखग्नि दी, फिर पापा को लेके हम लोग मुल्तई चले गए। वो सब बातें सबको पता है, ये फेसबुक में सब कुछ डिस्क्लोज है। फिल्म आई, थोड़ी बहुत अच्छी रिलीज हुई, प्रोड्यूसर सही तरीके से रिलीज नहीं कर पाए, पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम हमें खुद अपने पैसे से करना पड़ा क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था, जो भी हुआ। लेकिन फिर दोबारा सुदीप डायरेक्शन में वापस आए, क्योंकि बीच में 2000 से और 2013 के बीच में उन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट शुरू की थी बाहर के प्रोड्यूसर्स की, बट कभी कुछ ना कुछ करके सैबोटेज हुए या फिल्म बंद हो गई या कुछ ना कुछ हो ही रहा था, तरह तरह के। ये बहुत लंबी स्टोरी है, ये मैं सुनाने जाऊंगी तो बहुत 10 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा। उसके बाद ये अच्छा हुआ, फिर हम लोगों ने सोचा कि अब देखो भाई, लोगों का काम करते हैं ना कुछ अड़चन आ ही जाता है, और क्योंकि यूनिट एक डायरेक्टर सेटअप करता है तो सारा यूनिट उसके पास, उसके पल्ले ही पड़ जाता है। फिर 2015 में हमने अपनी कंपनी शुरू की, 7 स्टार क्रिएटिव इंटरनेशनल, मेरी कंपनी, और सुदीप जी का सर्वमंगला इंटरनेशनल, जो उनके गांव की कुल देवी के नाम से है, गांव देवी के नाम से। फिर हमने चट्टान और चट्टान 2 रिवाइव, 2 फिल्मों का एक साथ काम शुरू किया। 2015 में हमने पूरा काम, गाने, स्टोरी, किस तरह से 2 पार्ट को ले जाना है, ये वो, और 2015 पूरा मुझे दिया गया। सुदीप जी ने कहा कि मुझे 20 किलो वजन बढ़ाना है उस कैरेक्टर के लिए, रजनी के लिए। मैं थी थोड़ी बहुत, तो मेरा वजन था और बढ़ाना है, बट इन नेचुरल वे में नहीं। अभी भी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो जो भी है उस कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से मैंने 1 साल पूरा अपना वेट बढ़ाया। फिल्म को शुरू की 2016 में। फिर बहुत सारे अड़चने आई, वो तो आप लोगों को पता ही है। करते करते अभी चट्टान रिलीज पे है, अप्रैल में रिलीज थी, पर अभी कर नहीं पाए कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। देखते हैं कब तक कर पाएंगे। चट्टान 2 भी 70% है, अभी उसका बाकी काम हम लोग करेंगे। उसके बाद चट्टान 3 भी है, और काफी 2 और 4 फिल्मों का काम चल रहा है। तो ये सारी काम जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो बेसिक काम की जो शुरुआत हुई थी, वो हमने अपना वडाला का बड़ा घर बेच के छोटा घर लेके, उस पैसे से लेकर फिर सुदीप के भैया ने कुछ पैसे दिए, सुदीप ने अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ जुगाड़ किया, मेरे कुछ वेल विशर्स हैं, हमारे कुछ वेल विशर्स हैं, उन लोगों ने पैसे दिए, वो फंड जुगाड़ करके हमने ये फिल्म की शुरुआत की। क्योंकि जब भी हम फिल्म फाइनेंस लेने जाते थे, यही बात आती थी कि आपको क्यों पैसे दे। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते थे कि बॉलीवुड में तो सिर्फ 5 ही परिवार है जो फिल्म बनाते हैं, बाकी लोग तो टाइम पास करते हैं। इस तरह से इंसल्ट, कुछ लोग गलत बात बोलते थे। मुझे एज ए प्रोड्यूसर मुझे गलत ऑफर्स दिए गए, या बोला गया कुछ लड़कियां सप्लाई करो तो पैसे देते हैं, बहुत सारी बातें। तो एक तरह से देखा जाए तो हमने भी झेला है, बट क्या है मालूम है, आपको अपने आप को यहाँ टिका कर रखने के लिए, बॉलीवुड हो या किसी भी इंडस्ट्री हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको ट्रैप में नहीं पड़ना है, आपको अभिमन्यु नहीं बनना है। यहाँ आपको ना अर्जुन बन के रहना पड़ेगा। आपका लक्ष्य किधर है वो देखना है, और लक्ष्य के बीच में जो रोड़े आएंगे उनको एक के बाद आपको काटना है। वो काटने में ना महीने जा सकते हैं, साल भी जा सकते हैं। हमारे जाते हैं, साल जाते हैं, महीने जाते हैं, तब लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी जगह पर मैं होती ना। मुझे कई लोगों ने बोला है, तुम्हारी जगह पर हम होते ना अब तक तो 10 फिल्में बना लेते। तुम कर क्या रही हो? अरे मैं कर क्या रही हूँ, झक मार रही हूँ। अब मैं जब बोलती थी तो आप लोगों को यकीन नहीं होता था। और रही बात जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, उस वक्त मैं 90s की बात कर रही हूँ, जब मेरे पापा से पैसे मांगे जाते थे, तो मेरे पापा ने अपने कुछ अमीर दोस्तों को रांची में फोन किया। कड़रू बोल की एक जगह है, वहां पे बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं उनकी। वो उस वक्त उनके लिए, उन लोगों के लिए एक
50 लाख 25 लाख देना बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट किसी ने मेरे पापा को दिया नहीं पैसे कि हाँ चलो रजनी है, रजनी अपनी बेटी ही है, अपनी रांची की बेटी है तो उसको सपोर्ट कर देते। किसी ने सपोर्ट नहीं किया भैया। आप सपोर्ट नहीं करोगे न्यू कमर्स को आने के लिए, आप फिर वही बात हो जाती है ना, आप फिल्म शुरू करते हो या कुछ शुरू करते हो तो पहले ही बात पूछते हैं कि हीरो हीरोइन कौन है। भाई क्यों? अगर नया बंदा या बंदी काम कर रहे हैं या वो बड़े आर्टिस्ट नहीं है तो उनको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता, उनकी फिल्म क्यों नहीं देखते हैं लोग? फिर बाद में आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, मुझे इस बात की बहुत बुरा लगता है। और अगर अभी आप लोग बोलने लगे हैं कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे, क्यों बॉलीवुड को क्यों बॉयकॉट करेंगे? जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत सिस्टम को लेके चल रहे हैं, उनको बॉयकॉट कीजिए। बॉलीवुड में लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी इसमें खप गई है, समझ ली। मेरी 30 साल की जिंदगी खप गई। अब मैंने अपना घर बार जमीन जायदाद सब बेच के सारे लोगों से उधार लेके पैसे लेके ये लेके फिल्म बना रही हूँ, तो मैंने क्या गलती कर ली? अभी आप मेरे जगह पे कोई बहुत बड़ा स्टार इस तरह की बात करता तो आप उसको वाह वाह ही करेंगे। बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल दूं, अगर मेरे पीछे भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ हो तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत अंदरूनी बहुत बातें मैं जानती हूँ, बहुत कुछ बोल सकती हूँ। क्यों नहीं लोग सपोर्ट करते हैं कि वो बंदा या वो बंदी हमारे शहर से गई है या हमारे गांव से गया है या हमारे कस्बे से गया है तो उसकी फिल्म आने वाली है तो उसको सपोर्ट करते हैं, या उसको काम मिले तो उसको हम थोड़ा बहुत पैसे देके उसको मदद करें। उससे पूछे भाई तुम इतने दिनों से मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हो तो तुमने अपना अच्छे से बनाया क्यों नहीं, उससे बात करे तो उसे पता चले कि भाई हाँ वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है इसलिए उसका हो नहीं रहा, तो आप लोग उसमें से उसको मदद करके उसको एक सीरियल बनवा दीजिए या एक फिल्म बना दीजिए, उसके टैलेंट को बूस्ट अप कीजिए। टर्म्स बिजनेस टर्म तय कर लीजिए, भाई हाँ तुम्हारे पीछे हम 50 लाख लगा रहे हैं या 1 करोड़ लगा रहे हैं, भाई इतना मुनाफा हमें दे देना। तो वो बंदा इन्वेस्ट करके काम कर सकता है या वो बंदी काम कर सकती। आप अपने शहर के लोगों को बढ़ावा नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते? अरे वो गई है, वो गया है, इतने सालों से क्या कर रहा है, इतने सालों से क्या उसने उखाड़ लिया, अरे उसमें ही टैलेंट है इसलिए नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है करके आप उसको आप डिमोरलाइज कर देते हैं। फिर वो बंदा या बंदी इतनी डिमोरलाइज हो जाती है तो वो या तो वो लाइन को छोड़ देती है या गलत कुछ कर लेते हैं या मतलब जो भी है सुसाइड कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। क्यों इस स्टेज पर लेकर जाना? आपके शहर से, आपके कस्बे से, आपके गांव से, आपके पहचान से कोई आया है, आपका कोई रिश्तेदार है, आप वेल टू डू रिश्तेदार हैं, तो अगर आपका रिश्तेदार काम कर रहा है तो उसको पूछिए भाई तुम वहां पे काम कर रहे हो, तुमको कुछ पैसे चाहिए, हम इन्वेस्ट करते हैं, तुम बनाओ छोटे बजट की अच्छी फिल्म बनाओ, पारिवारिक फिल्म बनाओ या तुम सीरियल बनाओ या तुम कुछ बनाओ, शॉर्ट फिल्म बनाओ। मदद करनी चाहिए, नहीं करेंगे उसमें अगर आप मदद करेंगे तो दो पैसे आप भी कमा लेंगे। आपका वो आपके जो पहचान वाला उसका भी वो बोलेगा कि हाँ मेरे लोगों ने मेरी मदद की। मगर नहीं, अगर ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा, एकदम कूल दिमाग से, जब आप शांत बैठे हो तो ये बात सोच कर देखिएगा। अगर आप अपने लोकल लोगों को सपोर्ट करते, अभी नहीं पहले से करे आते, किया होता, अगर मुझे उस वक्त पापा के दोस्तों ने कर दिया होता तो मैं इन्वेस्ट करके निकल जाती आगे। उनके पास इतने पैसे थे, नहीं किया भाई। उनको भरोसा ही नहीं कि अरे गांगुली की बेटी क्या कर लेगी, उसमें क्या टैलेंट है यार, वो रांची में कर लेती थी, इधर चल जाता था, वहां मुंबई में क्या करेगी, यही ना। तो देखिए सोचिए, मतलब दोनों तरफ से बात को सोचिए। और अगर वो आपके तरफ से कोई समझ लीजिए आप रिश्तेदार हो, आपका कोई भाई भतीजा भांजा या भांजी मुंबई में स्ट्रगल कर, उससे बात कीजिए क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रही है। उससे पूछिए बेटा हम कुछ मदद करें तुमको ताकि तुम आगे जा सको, कुछ इन्वेस्ट करे, कहीं तुम जाके काम कर सको इज्जत के साथ। क्योंकि छोटे छोटे काम करते करते, स्ट्रगल करते करते बंदा थक जाता है, बंदी थक जाती है। और ये जो ऑडिशन का चक्कर है ना, ऑडिशन जहां पे एक काम है, एक रोल है तो 500 लोगों का ऑडिशन लेने का, ये चक्कर आज तक नहीं समझ में आया मुझे। हम भी फिल्म बना रहे हैं, हम किसी को ऑडिशन नहीं लेते, हमें लगता है ये बंदा या ये बंदी कर लेगी, हम उसको वही डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी करवाना डायरेक्टर का काम होता है कि हाँ ये फिट है, ये इस कैरेक्टर को निभा लेगा,
और अगर आप किसी पे विश्वास करके वो कैरेक्टर दोगे तो वो निभा भी लेता है, ये लेती है। एक एक छोटा सा रोल, उसके लिए ऑडिशन, उसके लिए लुक टेस्ट, वहां भी तो परफॉर्मर के साथ, आर्टिस्ट के साथ वहां भी तो मेंटल टॉर्चर होता है। वो इस आशा में, हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, आप सिलेक्ट हो गए, फिर आप लुक टेस्ट भी देकर आ गए, ड्रेस टेस्ट भी हो गया, पता चला आपकी जगह पे कोई और बंदा आ गया या बंदी आ गई जिसने इन्वेस्ट किया हो या पैसे लगाए हो। और ये सब बीच में जो, सॉरी आई एम रियली सेइंग, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए, कास्टिंग एजेंसीज हो गए, उनकी भी रोजी रोजी चल रही है, वो भी क्या करेंगे, वो भी फंसे हुए एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को तोड़ना हमारे और आपके बीच में है। आप बनाइए ना, आप अपने बच्चों को लेकर आप अपने बच्चों को प्रमोट कीजिए, आप अपने शहर के जो आए कलाकारों को, परफॉर्मर्स को, एंटरटेनर्स को प्रमोट कीजिए, उनकी मदद कीजिए। तो कोई भी बंदा या कोई भी बंदी डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, सुसाइड हो, मर्डर प्लान्स हो, इसके अंदर नहीं गिरेंगे। और ये जगह ही ऐसी है, ग्लैमर है, नाम है, रिश्ते हैं, अफेयर्स हैं, हाई फाई चीजें हैं, डिस्कोज हैं, पार्टीज हैं, ये सब बहुत खतरनाक चीजें यहाँ पे है। मुझे लोग बोलते हैं ना कि मैं आऊंगा तो मेरा प्लीज आप किसी के साथ फोटो खिंचवा दीजिएगा। ये मैंने कहा नहीं भाई, बंदे को मैं डेली देखती हूँ या उस बंदी को मैं डेली देखती हूँ, मेरे इधर कहीं भी कोई टेकना लगा के खड़ा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ अंदर की बातें क्या है। लेकिन अंदर की बातें बताने जाऊंगी तो बुरी बन जाती हूँ मैं, और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, वही बोलूंगी ना, मेरे पीछे कोई बैकिंग है किसी पॉलिटिकल पार्टी या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कि मैं खुले आम सब कुछ बोल पाऊं। भाई मेरे साथ भी हुआ है, मैंने झेला है, बट मैंने किसी के साथ रिश्ते नहीं खराब किए और किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि मैंने अपने आप को हमेशा दूर रखा है। मैं फिल्म लाइन में हमेशा यही बोलती हूँ, मैं फिल्म लाइन में काम जरूर करती हूँ, बट हमारी जो जिंदगी है वो फिल्मी नहीं है। हम कम में जीना जानते हैं, हमें पता है कि हमारा चादर इतना ही तो उतना ही पांव फैलाएंगे। हमें आलीशान घर, आलीशान बंगला, आलीशान पार्टीज, पुटीज, फलाना इनका ये सब पसंद नहीं। हमें पता है पार्टीज में क्या होता है, हम जाते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, चले आते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, आप लोग सुन रहे होंगे मेरे वीडियोस, आप लोग गूगल में जाकर इल्यूमिनेटी चीज को देखिएगा। इल्यूमिनेटी करके एक चीज है, उसको देखिएगा। उसमें उसके इल्यूमिनेटी मतलब शैतान का पूजा, शैतान के जरिए सब कुछ हासिल करना, उसके कुछ सिंबल्स हैं। उनको आजकल आप लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, खुद और या आपके बच्चे। बहुत सारे सिंबल्स हैं, देख लीजिएगा, इस तरह के सिंबल्स, इस तरह के सिंबल्स, इस तरह के सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स हैं। इस तरह के सिंबल्स को बढ़ावा मत दीजिए, वो स्टाइल नहीं है। आप उसमें जाएंगे और भूले से भी वेबसाइट को क्लिक मत कीजिएगा, वो एक फंदा है। सिर्फ जान लीजिए वो क्या चीज है इल्यूमिनेटी, हिंदी में या इंग्लिश में या अपने भाषा में जान लीजिए, उसके क्या क्या अवगुण है, वो अवगुण वाला ही है, उस पर मत पढ़िए और इन चीजों को फॉलो मत कीजिए। और दूसरी बात, एक और चीज मैं वाइंड अप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने जब 2015 में फिल्म शुरू की थी, चट्टान और चट्टान 2। चट्टान 1990 की कहानी है, 1990 की कहानी है, उसी हिसाब से सब कुछ है। और चट्टान 2 2016 की कहानी है, तो उस हिसाब से सब कुछ है। तो जब मैंने स्टोरी शुरू, मतलब ये जो हम लोगों ने शुरू की थी, तब हमें बोला गया था, काफी लोगों ने बोला था कि आज के जमाने में आप फिल्म में राखी के सीन रख रहे हो, रक्षाबंधन, फिर आप भगवान के गाने रख रहे हो, किस युग में जीते हो आप लोग? आजकल तो भाई आपके गाने डिस्को और पब में बजने चाहिए। तो हमने कहा था नहीं भाई, हमारे गाने लोगों के घर में बजे, शादियों में बजे, फंक्शन में बजे, पूरा परिवार हमारे साथ मतलब आकर फिल्म देखे, कोई गाली गलौज ना हो, कोई एक्सपोज ना हो फिल्म में, कोई गंदे सीन्स ना हो, ऐसी फिल्म बनानी है।
तो अगर आप लोग ये जो अभी कह रहे हैं कि 20 सालों से हम लोगों ने फिल्म में कोई राखी का सीन नहीं देखा, कोई भगवान के गाने का सीन नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, कभी आप लोगों ने भी सोचा है कि आप किन फिल्मों को हिट कराते जा रहे हैं? और जब अगर मैं फिल्म में राखी का सीन रखती हूँ, गाने का सीन रखती हूँ, तो आप मुझे बैकडेटेड बोल देते हैं कि मेरी सोच बैकडेटेड है, मैं पीछे सोच रही हूँ, आगे नहीं जा रही। भाई अगर मैं बैकडेटेड हूँ तो अभी मुझे एक चीज की बात बताइए, आप लोग दिन भर एफएम में पुराने गाने क्यों सुनते हैं? क्यों आप लोग मेलोडी को पसंद करते हैं? क्यों रियलिटी शोज में पुराने गाने गाते हैं? क्यों आप लोग बार बार कान में लगाकर सिर्फ पुराने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश जी या जितने भी आशा भोसले, लता मंगेशकर, इनके गाने सुनते हैं? क्यों वो गाने अभी तक उनके बारे में बताया जाता है, वही सुनते हैं, वही रियलिटी शोज में भी होता है, वही आप लोग स्टार मेकर में भी गाते हैं? क्यों? कुछ जिम्मेदारियां, अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का, सिनेमा लाइन की अगर कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज को अच्छी बातें बताने का, समाज को अच्छा मैसेज देने का, तो कुछ जिम्मेदारियां एज अ व्यूअर भी आप लोगों का है। आप लोगों को गाली गलौज वाली फिल्म पसंद आ जाती है, उसको आप हिट कर देते हैं। सोच के देखिएगा ना, जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा ना। पहले फिल्म देखने जाते थे तो पूरा ज्ञान ज्यादा था, ये भी आ रहे वो भी आ जाए, आज हम लोग फिल्म देखने जाएंगे तो एक 15-20 लोग इकट्ठे होके फिल्म देखने जाते थे। उस फिल्म कल्चर को वापस लाइए, उस फिल्म कल्चर को वापस लाएंगे तो ही आपके शहर, गांव, कस्बे के जो परफॉर्मर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो एंटरटेनर्स हैं, वो आगे आएंगे। और बात कीजिए, अगर समझ लीजिए आपके ही घर में कोई हो, आपके ही घर में कोई समझ लीजिए कोई लड़का स्ट्रगल कर रहा है, आपका भतीजा समझ लीजिए, तो उससे बात कीजिए, आपका भतीजा इतने दिनों से कर क्या रहा है बॉलीवुड में? क्यों सिर्फ वो थोड़े बहुत ये एपिसोडिंग में नजर आता है या एक आध कैमियो रोल में नजर आता है किसी सीरियल में या कभी कोई शॉर्ट फिल्म में? वो क्यों नहीं अच्छा बड़ा काम कर पा रहे? उससे बात कीजिए, उससे पूछिए, लड़कियों से भी पूछिए वो क्यों नहीं कर पाती हैं, क्यों वो पीछे रह जाती हैं कुछ लड़कियां, उनसे भी पूछिए। तो इससे क्या, अगर आप बात करेंगे ना, मैं मनोवैज्ञानिक इससे बोल रही हूँ, थोड़ी बहुत मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है इसलिए बोल रही हूँ। मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर आप अपने घर के लोगों से बात करेंगे, मतलब अपने रिश्तेदारों से, उनको हर्ट मत करके, अरे तुम क्या कर लोगे यार, तुम क्या कर रहे हो वहां पे, तुमसे थोड़ी ना होने वाला, ये ना बोल के बेटा क्या प्रॉब्लम है भाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये बातें अगर आप लोग आपस में ही बात कर लेंगे, फोन से ही बात कीजिए, व्हाट्सएप से ही बात कर लीजिए, तो ना बहुत कुछ हेल्प कर पाएंगे। आपकी जितनी हैसियत है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लाखों करोड़ों दे दीजिए, हो सकता है आप थोड़ा बहुत हेल्प कर पाए उसको, तो उसको एक अच्छा सा एक सपोर्ट मिल जाएगा, वो एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म बना लेगा या छोटा सा वेब सीरीज बना लेगा, तो या छोटी फिल्म बना देगा, आप उसको एक 25-30 लाख प्रोवाइड करवा दीजिए, उसमें आप बोलिए कि मेरा भी प्रॉफिट रहेगा, तो वो एक छोटी सी अच्छी सी फिल्म बना लेगा, घरेलू परिवेश में देखने लायक। वो फिल्म को थिएटर में भी रिलीज कर सकता है, उसको वो बेच के डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी रिलीज कर सकता है। तो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, जैसे मोदी जी ने बोला ना, लोकल को वोकल दीजिए, तो ये लोकल को वोकल अगर हम शुरू से ही देते ना, शुरू से, मैं आज से नहीं बोल रही हूँ, समझ रहे, अगर मुझे उस वक्त रांची से जब मैं आई थी तो मुझे भी लोकल से वोकल मिल गया होता ना, जो मेरे पापा के बड़े बड़े अमीर दोस्त थे ना, कड्रू वाले सारे अंकल चाचा भी, मेरे को उन पे ना मेरे को बहुत गुस्सा आता, अगर उन लोगों ने जो अरबों खरबों पैसे अपने ठूस के रखे हैं ना दीवार के पीछे, मुझे मालूम है ना, सब मैं छोटी जरूर थी, सब देखती, दीवार का शटर खोलो तो कपड़े का अलमीरा के बाद तो थोक थोक के नोट रखे थे, वो तो शायद 2016 में सब चले गए, और उसमें से कुछ निकाल के मुझे दे दिया होता ना, तो मैं भी अच्छा खासा काम कर ली होती, उनको भी मुनाफा मिल गया होता। लेकिन नहीं भाई, गांगुली की बेटी को क्यों देना भाई, वो क्या कर लेगी? तो ऐसे ही जिसकी, अरे शर्मा के बेटे को क्यों देना, वो कौन सा हीरो बन जाएगा, अरे वो वर्मा की बेटी, अरे छोड़ो, उसको बोलना नहीं आता, गई हुई है बम्बई। तो फिर होता है ना एक वो गॉसिप, अरे वो उसका बेटा इतने सालों से कर क्या रहा है, अरे उसकी बेटी वहां पे गई है, क्या कर रही है यार, धंधा वंदा तो नहीं कर रही है, पता चला उसकी बेटी यहाँ पे लगी पड़ी है किसी बैंक में, कॉल सेंटर में काम करी। मुझे मालूम है कितनी लड़कियां अपने माँ बाप को बताती नहीं, रात को कॉल सेंटर में काम करती, बैंक के बीपीओ में जाकर, ताकि वो यहाँ टिके रह सके अपने सम्मान से।
वो उसी बीपीओ के पैसे से अपने घर पे भी पैसे भेजती है, लेकिन झुकती नहीं। लेकिन कभी आपने उन लोगों से डिस्कशन, कन्वर्सेशन, यही खोते जा रहे हैं हम लोग, यही खोते जा रहे हैं। मैं बोल, ट्राई टू कन्वर्ट विथ पीपल। हमारा जैसे हमारे जो टीम है, समझ लीजिए, हमारी जो टीम है, कभी कभी हमारे टीम के लोग गुस्सा करते होंगे। आई डू कन्वर्ट। मैं बहुत बात करती हूँ, सामने वाला फट से SMS दिया, ठीक तो है, क्या कर रहे हैं, एक ऐसे जोक भेज दिया। तो बस ऐसे में ना हमें कन्वर्ट करना। उस वक्त फलाने ने बोला नहीं ये है वो है, तो हमने कुछ बातें शेयर की। शेयर करो, शेयर करना जरूरी होता है। रही बात पॉलिटिक्स, ट्रैप, गेम्स, अफेयर्स, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो अपार्ट कर दो, उसको अपार्ट कर दो। दैट इज किस लाइन में नहीं है, वो किस लाइन में नहीं है, बिजनेस लाइन में है, पॉलिटिक्स में है। अरे ब्यूटी पार्लर में भी पार्लर पॉलिटिक्स होता है, कहाँ हैं आप लोग? ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, कितना कुछ होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का तो छोड़ दीजिए, वहां तो सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो मैं वही कहना चाह रही हूं कि मेरे आप लोगों से मैं गुजारिश ही कर सकती हूँ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ ना। प्लीज डोंट इंसल्ट पीपल। लोगों को इंसल्ट मत कीजिए। अगर बंदा या बंदी एंटरटेनमेंट लाइन में है, और एक ये जो रियलिटी शो में जब इंसान, बहुत कुछ है रियलिटी शो में, मालूम है, रियलिटी शो के अंदर बहुत कुछ होता है। जो जीतता है वो वैसा नहीं होता, जो जीतने लायक होता वो जीतता नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे रियलिटी शोज के सामने कुछ इंसान को बोला जाता है, वो जो बाइट्स बनाते हैं ना। एक दिन मैं कहीं पे गई थी स्टूडियो, तो उसके सामने चल रहा था रिहर्सल किसी बहुत फेमस डांस का। तो उसको बोला जा रहा था, बेटा तुम कम ऑन, यू से कि तुमने भूसा खाकर यहाँ तक पहुंचे हो, तुम्हारी माँ भूसा उबाल देती थी, वो खा के तुम इस जगह पे आए। और लिटरली वो लड़का ना थोड़ा सा हाई फाई, व्हाट इज भूसा यार? तो मेरी इतनी जोर से हंसी छूटी। मतलब आपको प्रोजेक्ट किया जाता है कि आप भूसा खाकर इधर आए हो रियलिटी शो में, और वाकई में जो भूसा खा के रियलिटी शो में जाता है, या जो क्वालिटी रखता है या रखती है, वो नहीं होते। बैक स्टेज में, आफ्टर बैक स्टेज उनके पेरेंट्स से पैसे मांगे जाते हैं, वो अलग चीज है। काफी लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया रियलिटी शो का। उसके बाद कुछ लोग जब जीतते नहीं है, तो अगर बाप बोलता है, माँ बोलता है, अरे तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्चा किया, मुंबई लेके गए, ये किए वो की, इतना खर्चा हुआ, जीते नहीं। ऐसे में कितने बच्चों ने सुसाइड भी किया, आप लोगों ने देखा है। तो क्यों लेके जाना भाई? वहीं बच्ची को लेके किसी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर को पकड़ के आप अच्छा सा एल्बम बना के यूट्यूब पे लोड कर दो। दैट इज मच बेटर। व्यूअरशिप ज्यादा मिलेंगे आपको, अपने पैसे अपने पास ही मिलेंगे। अब ये जो होता है ना कि एक ऑरा ऑफ नाम, क्रेज, सेलिब्रिटी, भाई उसके साथ, जैसे मुझे एक लेडी फोन करती थी, मुझे अपने बेटे को लॉन्च करना है, तो आप एक छोटा मुझे बजट दे सकती हैं, कितना होना चाहिए ताकि मैं अपने बेटे को लॉन्च करूं आपके बैनर पे। मैंने बोला ठीक है, एक 5 CR तक प्रोवाइड करवा दीजिएगा। तो उन्होंने मुझसे बोला 5 CR मैं आपको दूं तो मैं फलाने का को ना दूं? मैंने कहा दे दो भाई। तो अभी वो लिख रही है, अच्छा हुआ मैंने उधर जाके पैसे नहीं डाले, तो मेरे बेटे के साथ भी ऐसे ही हो जाता। तो वही बात हुई ना कि हमारे एक मित्र हैं नीरज बादशाह जी, उन्होंने हमें ललित होटल में अपने दोस्त दीपक जी से मिलने के लिए भेजा था। ओमान से आए थे, तो ललित 7 स्टार होटल मुंबई का, उन्होंने वहां पे हमें यही बोला था, 5 तो परिवार है जो फिल्म बनाते हैं, हम आपको पैसे क्यों दें? हमारे पास पैसे हैं, आपको दे सकते हैं, बट 5 ही परिवार तो फिल्म बनाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हम आपको पैसे क्यों दें? अरे भाई, जैसे तुमने हमें ललित पे बुला के हमें इंसल्ट करने के लिए बुलाए थे, ऐसे बहुत हुआ। सुदीप जी को एक आदमी, एक इंसान खुद से पंजाब लेके जाता है। 1 महीना पंजाब में रहने के बाद वो बंदा, सामने वाला बंदा 50 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला था। बाद में वही बंदा जो लेकर जाता है ना, वो बंदा बोलता है कि ये लोग सही लोग नहीं है, इनको पैसे मत दीजिएगा, बोलकर वो बंदा बोलता ठीक है बाद में करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो बंदा 10 करोड़ रुपए उस आदमी से ले चुका है। अब वो आदमी सुदीप जी को फोन कर रहे हैं कि वो बंदे का फोन नहीं लग रहा है, वो मध्य प्रदेश में अपने गांव से भी गायब है, मेरा 10 करोड़ रुपया लेकर निकल लिया। सुदीप ने बोला मैं क्या करूं, मैं तो अच्छा बंदा हूं ही नहीं। और एक चीज है, मतलब हम जैसे लोगों का हो सकता है, मैंने भी लोगों से छोटे छोटे उधार लिए, तो मैं पैसे नहीं दे पाती हूँ समय पे,
मेरे पेमेंट्स नहीं आते, या मेरे किसी कारणवश मेरा काम डिले हो रहा है, हर बार मुझे लोगों को पैसे देने हैं। बहुत लोग हैं जो इस बात को देख रहे हैं, मान रहे हैं, कुछ लोग हैं कि मानते नहीं हैं, कुछ लोग गलत बात बोल देते हैं। अभी क्या क्या बोल सकती हूँ, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि हम गेम प्लानर नहीं है, हम गेम नहीं करते हैं, चीट नहीं करते, तो फिर भी हम पे इल्जाम लगाया जाता है। अब वही है ना, जिस देश के प्रधानमंत्री पे को इतनी गालियां और इतना कुछ सुनना पड़ता है, तो हम क्या हैं? हम तो कोई ये ही नहीं रखते हैं, कोई हमारा स्टेटस ही नहीं है। तो अभी क्या है मालूम है, बहुत हद हो जाने के बाद ना अपोज करना, उसके पहले ही अपोज करते हैं ना, तो ये सब नहीं होता। प्लीज कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती, कितने लोग बच जाते, कितने लोग आगे आ जाते। ये जो सिस्टम है, आप जो बोल रहे हैं, ये सिस्टम नहीं बदल सकता, ये बदलना मुश्किल है। या अभी आप लोग अपोज कर रहे हैं तो बदल सकता है, क्योंकि सब कुछ आप ही लोगों के हाथ पे है, क्या देखना नहीं देखना आप ही लोग डिसाइड करेंगे। तो प्लीज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, यही बोल सकती हूँ ना मैं आप लोगों को, और कुछ नहीं बोल सकती ना, कि अपने साथ जो लोग, आपके तरफ से जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनसे बात कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को जानिए, उनकी मदद कीजिए। थोड़ा बहुत भी मदद करेंगे ना, कभी कभी होता है कि बंदे के पास 5,000 या 1,000 रुपया भी नहीं होता, तो अगर उस वक्त अरे क्या हो गया, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है बच्चा, ऐसा पूछिए। तो हो सकता है वो बोल नहीं पाए, तो उससे उस बात को उगलवाइए, आप किसी की जान को बचा सकेंगे। आपका वो 1,000 रुपया भी अगर आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना उस वक्त, तो शायद वो बहुत उसके लिए होगा कि वो शायद एक वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना उसका हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि इंडस्ट्री में लोग किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली देखते हैं, इंडस्ट्री के गढ़ में रहते हैं। अब प्लीज मैं कुछ लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी वीडियो के थ्रू ही, आप लोग बोलते हैं ना हम मुंबई आएंगे तो हमको फलाने से मिला दीजिएगा, उससे मिला दीजिएगा, ये मेरा काम नहीं है। मैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से कोसों दूर रहती हूँ, उनका रेस्पेक्ट करती हूँ तहे दिल से, उनसे मिलना बुलाना हो जाता है, क्योंकि हम एक ही लाइन में हैं। ऊपर से मैं डबिंग करती हूँ तो मैं मिलना हो जाता है। मैं उनके तहे दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ सबकी, बट उनसे मैं कोसों दूर रहती हूँ। मेरे नाना जी कहते थे हंस की तरफ रहो, पानी में रहो लेकिन पानी ना लगे, या फिर कीचड़ में रहो तो कमल की तरह खिलो। तो वो सारी बातें दिल में दिमाग में रख के चली हूँ। शायद मैं बहुत कम ही उम्र से ज्यादा मैच्योर हो गई थी सोच के हिसाब से, नहीं तो मैं जिस उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आई थी उतनी सारी फिल्में छोड़ दूं, कोई नहीं सोच सकता। मेरे पापा को कई लोग बोलते आपकी बेटी पागल है या आप लोग पागल ना, ये भी बोलते थे अरे आपकी बेटी के पास कुछ नहीं, उसके पास देखो आईफोन है, ये है, गाड़ी है, बंगला है, आपकी बेटी क्या कर रही है गंगोपाध्याय साहब। आज गंगोपाध्याय साहब बहुत खुश है कि क्योंकि मेरे घर से सबका फोन आ रहा है रिश्तेदारों का, कि अब समझ में आया। मेरा घर का नाम निकनेम बता दूं आप लोगों को, बुम्बा, कि बुम्बा क्यों नहीं कर पाई अब समझ में आ रहा है। अब समझ के क्या करोगे? कोई नहीं, मैं तो खुश हूं ना, मैं खुश। मैंने अपना अलग ट्रैक पकड़ लिया है, हम काम करेंगे, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे। मैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के हिसाब से खड़ी होंगी। मैं अच्छे टैलेंट्स को काम दे रही हूँ, जो डिप्राइव्ड है, जिनको काम नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को ढूंढ के काम दे रही हूँ। उनको जितना वो डिजर्व करते उतना पेमेंट भी दे रही हूँ। उसमें से भी कुछ लोग गलत बिहेव कर लेते, वो अलग बात है, इंसान का है, तो चलता है। रोना आता है कभी कभी, हंसती भी हूँ, अभी क्या करूँ। लेकिन हाँ, अगर सच में कहूँ तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे ससुर तो है को मैंने देखा नहीं, मेरी सास, मेरे हस्बैंड, वो लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरे ससुराल वाले भी बहुत कुछ बोलते हैं मेरे हस्बैंड को लेकर,
कि पता नहीं सुदीप मुखर्जी बम्बई में क्या करता है, कहीं स्मगलिंग तो नहीं करता है। पहले ऐसे भी बात बोलते थे। जो इंसान स्पॉट बॉय से, एक जमींदार खानदान का बेटा स्पॉट बॉय का काम करता था, लोगों को चाय पिलाता था, झूठी गिलास और बर्तन धो गई यहाँ तक आया, उसको बोलते स्मगलिंग। सोच यही सोच तो इंसान को बिगाड़ देता है। अगर सच में स्मगलिंग करते तो बहुत अच्छा होता। मेरी सास को बातें नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि क्या बोलूं अभी सोचेंगे अभी। सॉरी, आंसू निकल गए, सॉरी। क्या बोलूं। हाँ। तो वही लाइफ है। मैं अभी आप लोगों से सिर्फ गुजारिश करूंगी कि अपने घर के बच्चों से या अपने घर के रिश्तेदारों से या जो भी आपसे आपका दोस्त हो, उनसे बात कीजिए। आपको ये भी बता दूं, मेरे स्कूल के दोस्तों ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की, मैं बता देती हूँ। मैंने बीच में उन लोगों से एक बार कहा था कि मेरे को ₹1,00,000 की जरूरत है, तो मुझे 10-10 हज़ार रुपए करके दे दो, मैं 2 महीने बाद वापस कर देती हूँ। तो उन लोगों ने इतनी गंदी बात बोली थी। मैं उसमें से 1-2 बंदे ने दिया था, और बाकी लोग, जिसने दिया था उसने मुझे बहुत गलत बात बोल दिया था। क्या बोलूं अभी, मतलब अपने लिए नहीं, उसने बोला था तुम्हारे तो इतने पहुंच है, इतने वहां पे जाकर कर लो गलत काम, तुमको पैसे मिल जाएंगे वो। और उन लोगों ने भी मुझे बहुत हर्ट किया है एज अ फ्रेंड। बोलने में मैं कोई ये नहीं करूंगी कि मैं अपने दोस्तों पे बहुत गर्व करती थी, बट मेरे दोस्त ऐसे निकलेंगे मुझे नहीं पता। वो इतने अच्छे मेरे सीनियर्स जो हैं, सच कहूंगी तो उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे स्कूल के जो सीनियर्स हैं, वो मेरे वेल विशर्स हैं। और मेरे कुछ ऐसे वेल विशर्स निकले जो फेसबुक के जरिए उन्होंने मेरी इतनी मदद की, इतना मुझ पर मुझ पर भरोसा किया। और जो हमारे कुछ वेल विशर्स हैं, जो हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ना मुनासिब समझा, वो खुद से जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़ के हमारे काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको बहुत यकीन है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। मेरे कुछ वही कुछ कर्म किए होंगे अच्छे कि अभी तक सही सलामत टिके हुए हैं यहाँ पर, सर ऊंचा करके, छोटा छोटा काम करके। हाँ, अभी तक मेरे को ना वही 1000-1500 ही मिलता है डबिंग में, चाहे मैं रजनीका कितनी भी अच्छी डबर क्यों ना हो, रजनीका को मिलना 1000-1500 ही। और रजनीका उसमें खुश है, क्योंकि 1500 रुपए वाले ना बहुत इज्जत से बुला के उसको काम देते। मैंने लॉबीबाजी नहीं की, डबिंग में भी लॉबीबाजी है। क्या बात करते हो यार, आकर देखो क्या लॉबीबाजी है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे जब डबिंग कर रहे थे कि डबिंग में भयंकर लॉबीबाजी है। और डबिंग में तो ऐसा हो गया था डॉन नंबर 1 के बाद कि मुझे और सुदीप जी को तो मारने की प्लानिंग हो गई थी, हमको तो उठा के ले गए थे लोग। बहुत कुछ बातें हैं। डबिंग माफिया जो मेरी फिल्म है उसी पे है। स्ट्रगल फिल्म लाइन से ज्यादा तो मैं डबिंग लाइन से मैं ग्रस्त की गई हूँ। मुझे जलील किया गया कि बंगाली लोग बड़े अच्छे डबिंग आर्टिस्ट नहीं हो सकते। और बोलने वाला भी बंगाली, हाँ, बोलने वाला भी बंगाली जो ये बोलता है कि बंगाली लोग अच्छे बॉलीवुड में अच्छे डबिंग आर्टिस्ट नहीं हो सकते। और आज के टाइम बंगाली में भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, साउथ इंडियन, पता नहीं कौन कौन सा भाषा मैं खुद ही बोल लेती हूँ। तो क्या है मालूम है, पढ़ी लिखी मैं भी हूँ। मैंने इंग्लिश में एमए किया है। रतन टाटा जी मेरे पापा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनके ताल्लुकात थे क्या अभी भी हैं। उन्होंने मुझे टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जॉब दिया था उस वक्त 95 में। 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए का जॉब था, नौकर चाकर, बंगला, सब कुछ, और साथ में मैं काम भी कर सकती थी। उन्होंने कहा था यू कैन वर्क ऑल्सो इन बॉलीवुड, नो प्रॉब्लम। बट देखो मैं कहाँ घसीट रही, कहाँ घिस रही हूँ। बट हाँ, मैंने खुद को अभिमन्यु नहीं बनने दिया, ना मैंने ना सुदीप जी ने। हम अभिमन्यु नहीं बने, हम अर्जुन बने। अर्जुन बन के हम अपने लक्ष्य को की तरफ जा रहे हैं। धीरे 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 सब कुछ सुन के कि ये है वो है, ये लोग ढक्कन है, जो भी है ढक्कन है, फ्रॉड है, चीटर है, जो भी बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर बाद में जब होता है तो माफी भी मांगते हैं। एनीवेज, यही सब तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो और क्या बोलूं, बहुत लंबा हो गया। आई थिंक 1 घंटे का वीडियो हो रहा है, मुझे इसको कंप्रेस करके पोस्ट करना पड़ेगा।
तो मैं इतना बोलूंगी कि प्लीज अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को विरोध कीजिए, जिसको भी विरोध करना है, जो गलत चीज है उसका विरोध कीजिए। ये मत बोलिए कि बॉलीवुड को विरोध करना है। और जहां तक रही बात, कुछ लोग बोलते हैं ना हम साउथ इंडियन फिल्म्स को देखेंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छी बातें रहती है, तो हिंदी फिल्मों में भी जो अच्छी बातें डालने वाले निर्माता है हम लोगों की तरह ही और भी हैं, उनकी फिल्में देखिए ना। आप लोग गाली गलौज वाली फिल्म मत देखिए ना, सपोर्ट कीजिए ना। आप अगर उनकी फिल्म का आप 500-1000 रुपए देके टिकट खरीद के देखते हो, तो जो न्यूकमर्स हैं उनकी भी टिकट्स को आप 100-50 में खरीद के देखिए ना, तो वो तभी तो वो आगे बढ़ेंगे ना। अगर आप टिकट खरीद के नहीं देखेंगे उनकी फिल्म, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? सोचिए ना जरा, सोच के बताइए ना जरा। 1000 रुपए टिकट खरीद लेते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं, और 100 रुपए अपने शहर और गांव के लड़की की फिल्म के वक्त नहीं खरीद पाएंगे। हम तो यही बोलेंगे ना, हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग ये बात सही नहीं है। अभी आप लोग कीजिए, अभी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप लोग सब कर रहे हैं कि हम लोग सही टैलेंट को देखना चाहिए। तो सही टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए उनकी फिल्मों को देखिए, टिकट खरीदिए। जब थिएटर हॉल खुलेगा दोबारा, अभी सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे तरीके से होगा, सब कुछ को सही से कीजिए। दोबारा कोई गलत हादसा ना हो, दोबारा किसी के साथ गलत ना हो, इसको रोकिए। लोगों से बातें कीजिए, उनकी तकलीफों को सुनिए, उन कोशिश कीजिए तकलीफों का निवारण करने का। प्लीज प्लीज, मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और क्या बोलूं। मुझे झेलने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू।